सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं श्वास संबंधी रोगों के बारे में, क्योंकि आजकल हर घर में श्वास संबंधी रोग का एक मरीज मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या होता है, एलर्जी क्या होती है, दमा क्या होता है, अस्थमा क्या होता है, कैसे ये हो जाते हैं, हमें कैसे इनकी जड़ से बाहर जाया जाए, क्या इनका परमानेंट इलाज होता है। ऐसे तमाम सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर M.K. गुप्ता हैं, MBBS MD मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन है और चेयरमैन और सीनियर चेस्ट कंसल्टेंट हैं आज हॉस्पिटल जयपुर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से एक्सपीरियंस्ड हैं, 15 साल लगभग आपको हो गए हैं, और आपको कैसे ये सूझा कि अब जो श्वास संबंधी रोग लोगों को हो जाते हैं उन्हीं को लेकर डेडिकेटेड एक हॉस्पिटल खोला जाए? देखिए, ऐसा है कि मैंने 2007 में MD किया रेस्पिरेटरी मेडिसिन से। तो मैंने देखा कि जो श्वास संबंधी बीमारी, अगर आज हम एक OPD में देखते हैं तो लगभग 25 से 30% जो मरीज़ होते हैं वो श्वास संबंधी बीमारी के होते हैं। अगर हम यूँ कहें कि बड़े बूढ़े आदमी में दमा की शिकायत रहना, उनसे अगर मिडिल एज और लोअर छोटे बच्चों में देखो तो जुकाम, छींके, खांसी, सांस फूलना, तो इस तरह की जो OPD हमारी होती है, जो मरीज़ होते हैं 25 से 30% हमारी श्वास संबंधी होता है। लेकिन अभी तक उन बीमारियों को एक आमतौर पे समझा जाता था, एक नॉर्मल बीमारी समझ के एक ट्रीटमेंट दिया जाता था। मरीज़ इलाज लेता है, 10 दिन में ठीक हो जाता है, फिर पता चलता है कि 1 महीने बाद वापस उसको दिक्कत हो गई, फिर वो दवाई लेता है, वो ठीक होता रहता है। उस तरह से चक्कर चलता रहता है, लेकिन अपने आप को कभी स्वस्थ महसूस नहीं करता था। तब हमें लगा कि क्यों ना इस बीमारी का हम ऐसा इलाज दिया जाए कि मरीज़ को एक लंबे समय तक आराम मिले, उसको इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए। तो हमने एक डेडिकेटेड हमारा हॉस्पिटल जो है एलर्जी अस्थमा एंड चेस्ट हॉस्पिटल, उसका नाम है पूरा, जिसको शॉर्ट में हम आँच हॉस्पिटल कहते हैं। वो हमारा एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें श्वास से संबंधित समस्त बीमारियों का एक जड़, उसका जो कारण है उसको पकड़ा जाता है। पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, उसके बाद हम उसका इलाज शुरू करते हैं ताकि वो बीमारी आगे नहीं बढ़े और वो अपने मूल जड़ से उसको ख़त्म किया जाए। इसी विचारधारा को लेके, इसी उद्देश्य को लेके हमने ये हमारा हॉस्पिटल 2010 में शुरू किया था। उसके बाद हम पहले महावीर नगर से, अब हम दुर्गापुरा में है जो 2015 से शुरू हुआ है। ये हमारा 50 बेड का हॉस्पिटल है जो कि 10 बेडेड ICU है, और जो भी इंडिया की, मैं कहूँगा वर्ल्ड में भी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है। चाहे वो एलर्जी टेस्ट से संबंधित फाड़िया इम्यूनोकैप हो, या वो एलेक्स जो लेटेस्ट मशीन आई है जिसमें हम एक एलर्जन का कंटेंट भी बता सकते हैं, उसका कंपोनेंट भी बता सकते हैं कि इसको एलर्जी भी है तो कौन से कंपोनेंट से है, उसका भी इलाज कर सकते हैं। हम PFT में सारे हमारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्पायरोमेट्री हो, फेनो हो, FOT हो, ये हमारा ब्रोंकोस्कोपी है, थोरोकोस्कोपी है, स्लीप स्टडी है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारी बीमारियों को जांचने की और उसके इलाज करने की, वो हमारे पास उपलब्ध है, और उसी को हम पिछले 10 साल से हमारा उस पर हम वर्क कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और हमारे मरीज़ हमारे साथ बहुत संतुष्ट रहते हैं। जी सर, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लोगों को बड़ा ये दिक्कत होती है, ये समझ नहीं पाते हैं। अगर एलर्जी किसी को होती है तो कह देते हैं दमा हो गया है, अस्थमा हो गया है। क्या ये एलर्जी, अस्थमा, दमा ये एक ही चीज़ होती है और अलग अलग है तो क्या चीज़ होता है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल तीनों बीमारियां अलग है। सबसे पहले मैं अपन चलते हैं एलर्जी पे। एलर्जी एक कारण है, यानी उसके कई सारी बीमारियां बनती है। एक एलर्जी अगर किसी को है तो उसको 5 तरह की बीमारियां बनने की संभावना है। अगर किसी को एलर्जी की वजह से जुकाम रहता है, छींके आती है, नाक बहता है, तो उसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अगर उसी एलर्जन की वजह से उसको आंखों में खुजली होती है, आंखें लाल होती है, आंखों से पानी आता है, तो उसको बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टाइटिस। अगर उसी एलर्जन की वजह से अगर उसको खांसी या गले में खरांश रहती है तो उसको बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। और वही एलर्जन जब जाके सांस की तकलीफ करने लगता है तो उसको बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्किन पे खुजली, दाफड़ हो जाते हैं, जैसे चींटी खा जाती है, इस तरह के जो सिम्टम होते हैं उसको बोलते हैं एलर्जिक अर्टिकेरिया। तो मेरा मतलब है एलर्जन तो एक कारण है, उसकी वजह से 5 बीमारियां बनती है। वो राइनाइटिस हो सकता है, उसको कंजक्टाइटिस हो सकता है, उसको अस्थमा हो सकता है, उसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसको अर्टिकेरिया हो सकता है, या किसी मरीज को तो 5 बीमारियां एक साथ हो सकती है उस एलर्जन से, या कोई भी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो एलर्जी तो एक कारण हो गया, उसकी वजह से 5 बीमारियां। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा और दमा में क्या फ़र्क है। अस्थमा जो है वो 80% जो अस्थमा होता है वो हमारा एलर्जी की वजह से होता है। अस्थमा का मतलब है सांस लेने में तकलीफ होना, लगातार खांसी चलना, रात को ज़्यादा हो जाना, वेदर चेंज होता है तब खांसी का बढ़ जाना, इस तरह के अगर सिम्टम है तो वो अस्थमा कहलाता है। और उसका अस्थमा का जो मुख्य कारण है वो एलर्जी है।
इसके अलावा एलर्जी के अलावा भी अस्थमा हो सकता है कि मान लो किसी को पहले कभी बचपन में निमोनिया हुआ हो या बचपन में कभी कोई बीमारी हो, उसकी वजह से भी अस्थमा बन सकता है। या किसी को आपने देखा होगा कि एसिडिटी वगैरह रहते हैं, उनको भी अस्थमा के सिम्टम आते हैं। तो अस्थमा कई कारण से हो सकता है, उसमें एलर्जी एक प्रमुख कारण है। दमा आपने देखा होगा वो हमेशा जो होता है बड़े आदमियों में होता है, यानी जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है। दमा का जो मुख्य कारण है वो स्मोकिंग है। जो लोग 20-25 साल से स्मोकिंग करते हैं या पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उनमें अगर सांस की तकलीफ होती है, कफ बनता है, या बड़े बूढ़े बाबा ने देखा होगा कि चलते सांस फूलने लग जाता है, उनके रोज़ कफ का प्रोडक्शन होता है, उसको हम दमा कहते हैं। तो अस्थमा और दमा में ये फ़र्क है कि अस्थमा 40 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाता है, अधिकतर बच्चों में होता है और उसका मुख्य कारण एलर्जी है। दमा है मुख्यतः 40 के बाद होता है और उसका मुख्य कारण स्मोकिंग या पोल्यूशन होता है। जी, अब सर एलर्जी की बात कर लेते हैं। एलर्जी आपने बताया कि अलग अलग तरह की होती है, ये होती क्यों है? देखो, एलर्जी का जो मुख्य है कारण क्या होता है कि हमारी सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ है, मतलब हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि अगर कोई भी चीज़, हम बाहरी चीज़ आती है, उसको हम लड़ने की कोशिश करते हैं, उसको तुरंत बाहर करते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो। हम रोज़ कितने मिलियन, कितने हज़ारों बैक्टीरिया वायरस से कॉन्टैक्ट में आते हैं, लेकिन हमें बीमारी नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा होता है कि जैसे ही वो अंदर पहुँचता है, हमारी बॉडी इसको ख़त्म कर देती है। ये बॉडी की इम्यूनिटी पावर कहलाती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी केवल बाहरी चीज़ों के लिए होती है नॉर्मल आदमी में। हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अगेंस्ट कभी भी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, यानी वो उसके लिए शरीर लड़ता नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है। जैसे खाने की चीज़ है, हम रोज़ खाते हैं, उसके लिए कभी भी आपने देखा होगा कि उसके कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल पार्ट है। या कोई भी चीज़ हम पीते हैं या कोई भी चीज़ के हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, उससे कभी भी हमें एलर्जी नहीं होती, क्योंकि बॉडी उसको नॉर्मल मानती है। लेकिन जो नुकसान वाली चीज़ें हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, इन चीज़ों के लड़ने के लिए बॉडी ने पावर बनाई है। तो ये तो हो गया एक आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन में। लेकिन जो पर्सन एलर्जिक है, उनमें क्या होता है कि वो जो नॉर्मल चीज़ है, यानी खाने की कोई चीज़ है, दूध है, दही है, या ऐसा कहिए कि डस्ट है, जो कि नॉर्मल पार्ट है, उसी के लिए एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है या उसके अगेंस्ट एलर्जी डेवलप हो जाती है, यानी इम्यूनिटी लड़ने लग जाती है। जो एक नॉर्मल चीज़ है, जो बॉडी का नॉर्मल पार्ट है, उसी के अगर प्रतिक्रिया करने लग जाए शरीर को, तो उसको एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी का जो मुख्य कारण उसका क्या हुआ कि जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज हो गया। यानी कि जैसे कंप्यूटर में आपने कमांड देने चाह रहे हो प्रिंटर का, लेकिन हो गया आपका कॉपी पेस्ट। सेम इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं, उसका काम तो उस बॉडी को, उसको नॉर्मल मानना था, लेकिन वो गलत इंटरप्रेट होने के वो नॉर्मल चीज़ को भी अबनॉर्मल समझ लेता है, उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया देता है, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी बेसिकली जेनेटिकली होती है, यानी जीन्स में हमारी गड़बड़ होती है, उसकी वजह से उसकी नॉर्मल चीज़ों के प्रति एलर्जी डेवलप हो जाती है। तो एलर्जी जेनेटिकली होती है। ठीक है सर, अब क्योंकि आपने कहा एलर्जी एक वाइड जो है एरिया हो जाता है, एलर्जी से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि एलर्जी से किसी तरह की बीमारी आदमी को हो सकती है। जो मैंने आपको अभी 5 मुख्य बीमारियां बताई है, जो कि कॉमनली होती है हर घर में। किसी को एलर्जी की वजह से अधिकतर जो होता है वो जुकाम, छींके, खांसी रहती है। सुबह उठते ही छींकना शुरू होना, कहीं भी वेदर चेंज हुआ उसको छींके आना शुरू हो जाएगी, नाक से पानी आना लग जाएगा, उसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अगर किसी को एलर्जन के कांटेक्ट में आने से अगर आंखों में खुजली होती है, आंखों में लाल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन एलर्जिक कंजक्टाइटिस। किसी को खांसी रहती है, किसी भी ठंडी चीज़ खाया खांसी हो गई, या दही की कोई चीज़ लिया, दूध पिया खांसी हो गई, किसी धूल धुआं में गया खांसी हो गई। अगर इस तरह रिपीटेड खांसी हो रही है, कोई फीवर नहीं आ रहा है उसको और कोई कफ का प्रोडक्शन नहीं, तो उसको बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। और अगर किसी को अस्थमा हो जाता है एलर्जी, उसको बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा, यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लगातार खांसी चल रही है, सांस चलने पे सांस फूल जाता है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो एलर्जिक। तो इस तरह से तमाम बीमारियां जो है वो एलर्जी से होती है। एक आपने देखा फूड एलर्जी। फूड एलर्जी का मतलब है कि आपने कोई चीज़ खाई, खाने के 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है, यानी कि उसको बीपी लो हो जाएगा, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, खुजली चालू हो जाएगी, इवन कई बार इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं फूड रिएक्शन या फूड एलर्जी। सबसे सीरियस जो होता है वो हमारा फूड एलर्जी होता है, जिसके अंदर आदमी बहुत सीरियस होता है, कई बार तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसके अलावा एक ड्रग एलर्जी होता है, यानी किसी भी मेडिसिन को खाता है, खाते ही इस तरह के सिम्टम आते हैं, खुजली, दाफड़, बीपी लो होना, बेहोशी हो जाना, उसको हम ड्रग रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से एलर्जी के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे उसकी बीमारियां होती है। लेकिन कॉमन एलर्जी जो मैंने बताया, राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, अर्टिकेरिया है, फूड रिएक्शन है और ड्रग एलर्जी है। ये मुख्य बीमारी है। सर, जब ये एलर्जी जो अलग अलग तरीके की आपने बताई है, जब ये अगर एलर्जी हो जाए, पता कैसे कोई आम व्यक्ति लगाए कि ये एलर्जी मुझे हुई है? एलर्जी इतनी कॉमन है कि इसके जो टेस्ट करने के तरीके हैं वो बिल्कुल फिक्स है। हमें बेसिकली क्या देखना है कि हमारी बॉडी में जो एलर्जी बनाता है वो है IgE।
अगर उस एलर्जन के प्रति कोई आईजी एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो वो हमें एलर्जी करेगा। उसे हम कहते हैं ट्रू एलर्जी, यानी वास्तविक एलर्जी। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बिना आईजी के भी एलर्जी के सिम्टम होते हैं, उनको हम इरिटेंट या नॉन आईजी एलर्जी कहलाते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो, आपने देखा होगा कई बार कि कई मरीज आके हमें कहते हैं कि साहब मेरे को ठंडी हवा आते ही एलर्जी जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। तो ठंडी हवा से जो एलर्जी हो रही है वो वास्तविक एलर्जी नहीं है, वो एक हमारे को हम उसको इरिटेंट कहते हैं। एक ऐसी है जो हमारी नाक में जाके नाक को इरिटेट कर देती है, उसकी म्यूकोजा को स्वेल कर देगी, साइनस को इन्फेक्टेड कर देगी, उसकी वजह से सिम्टम होते हैं। ट्रू एलर्जी का मतलब है कि आपने कोई एलर्जन जो कि प्रोटीनियस होना चाहिए, जिसके अंदर एलर्जी एंटीबॉडी डेवलप करने का एक पावर होनी चाहिए, उसको हम ट्रू एलर्जी कहते हैं। और उसको जो टेस्ट करने का मेथड है वो दो है मुख्य रूप से। एक होता है स्किन प्रिक टेस्ट, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम स्किन पे पैच लगाते हैं, एक डॉट लगा के चेक करते हैं, जो कि आपने काफ़ी सामने से। और अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है इन विट्रो, यानी ब्लड द्वारा एलर्जी की जाँच। उसमें हम पर्टिकुलर उस एलर्जन का हाउडस्ट माइट हो, फंगस हो, पोलन्स हैं, डेंडर्स हैं या कोई फूड आर्टिकल, उसके अगेंस्ट आईजी का लेवल डिटेक्ट करते हैं। उसको हम कहते हैं इन विट्रो या सीरम द्वारा एलर्जी टेस्ट करना। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में क्या है, क्या इनको कैसे, कौन सा बेटर है, कौन सा इसका रिजल्ट अच्छे हैं। एसपीटी में सबसे बड़ी जो समस्या होती है हमारे साथ ये होती है कि एक तो उनको छोटे बच्चों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे इंजेक्शन छोटे बच्चों को लगाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, जिनकी स्किन ख़राब हो चुकी है उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रिजल्ट हमको नहीं मिल पाएंगे। तीसरा कारण क्या होता है कि बड़े बूढ़े आदमी होता है, उनमें रिएक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि उनकी ये जो स्किन है उनका रिएक्शन खत्म हो जाता है ओल्ड एज की वजह से, उनकी जो सेल्स है वो काम नहीं करती है। कई बार मरीज अगर दवाई खाया हुआ है तो इस टेस्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेस्ट को करने से पहले हमें 48 से 72 घंटे पहले दवाई बंद करनी पड़ती है। तो ये सारी लिमिटेशंस है। और सबसे जो कॉमन जो मेन प्रॉब्लम है इस एसपीटी की, वो इंडिया में ये है कि इस एलर्जन को टेस्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड एलर्जन की ज़रूरत होती है। ऐसा एलर्जन होना चाहिए जो कहीं मिक्स ना हो और बिल्कुल प्योर हो, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ बनी नहीं है इंडिया में, इस तरह के एलर्जेंस नहीं हैं जो उनको डेवलप कर सके, इसलिए वो मिक्स आते हैं, या उनमें हम कहते हैं कॉन्टामिनेटेड एलर्जेंस होते हैं, या उनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो उनकी पावर है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए रिजल्ट कई बार अच्छे नहीं आते हैं। दूसरा जो मेथड है इन विट्रो, वो एक सिंपल मेथड होता है। इसमें केवल 2 ml ब्लड लेते हैं और उस ब्लड के द्वारा हम पूरे एलर्जन का वेग बन जाता है। तो उसमें कोई दवा का भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपने दवा खाई हुई है, आपकी एज का भी कोई फ़र्क नहीं है, और उसके रिजल्ट भी बिल्कुल सटीक होते हैं। साथ में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है, यानी उसमें आपको अमाउंट भी आता है कि आपका एलर्जन का लेवल क्या है। हम एसपीटी में केवल ये बता सकते हैं कि इसको है या नहीं है, लेकिन इन विट्रो या ब्लड द्वारा जो टेस्ट होता है उसमें उसके अमाउंट भी बता सकते हैं, इसको किस तरह लेवल है एलर्जी का। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आई अभी, जो आपने इंडिया में देखा होगा कि इंडिया में हर चीज़ की कॉपी हो जाती है। तो वास्तव में जो एलर्जी टेस्ट है वो जो डब्ल्यू है उसने दो मेथड को अप्रूव किया हुआ है। एक हमारा होता है इम्यूनोकैप मेथड, जो एलआई जैसा होता है, और एक लेटेस्ट अभी आया है एलेक्स करके, जो कि कंपोनेंट को बताता है। इन दो को मान्यता दिया, इनके रिजल्ट बड़े सटीक होते हैं, बिल्कुल एसपीटी के लेवल के होते हैं। लेकिन लोगों ने आजकल इसका कॉपी किया, इतनी फेक रिपोर्टें आने लग गई हैं मार्केट में। वो कुछ भी नहीं करना, वो एक ऐसी लिस्ट बना के दे देंगे कि आपको टमाटर से, प्याज से, लहसुन से, आलू से, गोभी से एलर्जी है, और मरीज़ को लेके घूमता रहता है। उसका कोई ऑथेंटिक नहीं होता, ना तो उसमें मेथड का पता होता है, और मरीज़ कंफ्यूज होकर उन चीज़ों को बंद कर देता है, जबकि वास्तव में उसको एलर्जी होती नहीं है उन चीज़ों से। वो एक फेक रिपोर्ट होती है, और उसकी वजह से वो अपनी चीज़ की इम्यूनिटी और ख़त्म कर लेता है, क्योंकि वो खाना पीना बंद कर देता है, बच्चों को दूध पीना बंद करा देते हैं। अधिकतर देखा होगा दूध बंद पियो, आपको दूध से एलर्जी है, गेहूँ मत खाइए, या आपको टमाटर प्याज नहीं खाने, तो वो बच्चे का जो इम्यूनिटी है वो और ख़त्म हो जाती है। तो हमें फेक रिपोर्ट से बचना है। हमें ये देखना है कि क्या हमारा टेस्ट जो हुआ है वो किसी ऑथेंटिक मेथड से हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि इम्यूनोकैप मेथड, और जो एलेक्स करके एक है हमारा जो माइक्रो एरे, उन दो मेथड की वैल्यू ऑथेंटिक है और उन्हीं से टेस्ट कराना चाहिए। अब अगर आपको एलर्जी हो जाती है तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं या नहीं, और अगर पा सकते हैं तो कैसे पा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज बात एलर्जी की हो रही है। हेल्थ फर्स्ट में डॉक्टर M.K. गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, MBBS हैं, MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन। और सर, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि किस तरह से एलर्जी हो जाती है और कैसे इसको हम जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर एलर्जी हमें है और उसका टेस्ट अगर हमारा वैलिड है। वैलिड टेस्ट क्या कहता है कि जो हम एलर्जी टेस्ट करते हैं कि बेसिकली आपको, फिर मैं आपको यहाँ दो चीज़ को क्लियर करता हूँ।
हम जो टेस्ट करते हैं वो हमें क्यों लिए बताता है कि हमारी बॉडी इस पर्टिकुलर एलर्जन के प्रति सेंसिटिव है। उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, या उसके प्रति हम एलर्जिक हैं। लेकिन क्या ये बीमारी कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर उसके साथ सिम्टम है, सपोज करो कि मैं अगर टेस्ट कराता हूँ और मेरे को हाउ डस्ट माइट से पॉजिटिव आता है, या मेरे को दूध से पॉजिटिव आता है, और अगर मेरे को दूध पीने से कोई सिम्टम नहीं है, न मेरे को जुकाम लग रहा है, न खांसी हो रही है, न सांस की तकलीफ हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि आप सेंसिटिव हो दूध से, लेकिन आप अभी एलर्जिक नहीं है। एलर्जिक को मतलब होता है कि आपकी रिपोर्ट यानी आपका सेंसिटाइजेशन प्लस क्लिनिकल सिम्टम होने चाहिए। लेकिन अगर मैंने दूध पिया और मेरे को दूध पीते ही खांसी शुरू हो जाती है, या सांस में तकलीफ होती है, या मेरे खुजली शुरू हो जाती है, दापड़ हो जाते हैं, तो इसे हम एलर्जी कहते हैं, ट्रू एलर्जी। तो अगर हमारा टेस्ट और हमारे सिम्टम को रिलेट करते हैं तो उसको वैलिड टेस्ट कहते हैं, यानी कि हम पर्टिकुलर उस एलर्जन के प्रति एलर्जिक भी हैं और हमारी बॉडी उसके साथ रिएक्ट कर रही है। अगर इस तरह की जो टेस्ट होने के बाद में जो हमारे डॉक्टर हैं, जो एलर्जी में स्पेशलिस्ट है, वो इन चीज़ों को देखता है कि इसकी रिपोर्ट और इनके सिम्टम कोरिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या क्या वास्तव में ये किस एलर्जन के प्रति सेंसिटिव है और वही इसको बीमारी कर रहा है। उस एलर्जन को डिटेक्ट करने के बाद हम उसकी एक वैक्सीन तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या है कि हम उस पर्टिकुलर एलर्जन को जिनसे वो सेंसिटिव है उसी को हम बॉडी में डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप या इंजेक्शन के थ्रू, यानी हमारी बॉडी खुद उस एलर्जन को लेती है और अपनी एंटीबॉडी डेवलप करना शुरू करती है। जैसे ही उस एलर्जन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होती है, हमारी सिम्टम्स आना कम हो जाते हैं या हम दवा लेना कम कर देते हैं, हमारी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक कोर्स होता है जिसको 3 से 5 साल तक लिया जाता है। उसके बाद अगर हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एलर्जन के लिए एंटीबॉडी डेवलप कर सकती है, इसको ब्लॉकिंग एंटीबॉडी कहते हैं। उस आईजी के अगेंस्ट एक ब्लॉकिंग एंटीबॉडी बन जाती है, चारों तरफ एक दीवार जिसको हम कहते हैं वो बन जाती है। हमें उस एलर्जन से फिर रिएक्शन होना बंद हो जाता है। अगर रिएक्शन होना बंद होगा तो हमारे सिम्टम्स स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अगर हमें जुकाम है तो जुकाम नहीं लगेगा, अगर हमें वो अस्थमा एलर्जी की वजह से है तो हमें अस्थमा नहीं होगा, अगर हमारी आंखों में खुजली लालपन उस एलर्जन से है तो हमें वो सिम्टम नहीं होंगे। तो इम्यूनोथेरेपी इसका एक तरीका है जिससे हम इस एलर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। सर, एलर्जी और अस्थमा, हालांकि आपने शुरुआत में इसको लेकर चर्चा की थी, लेकिन एक बार फिर से आपसे ये समझना चाहेंगे कि इनका संबंध क्या होता है, एलर्जी और अस्थमा? देखिए, मैंने आपको बताया था कि एलर्जी एक कारण है, एलर्जन एक कारण है। सब ऐसे मान लीजिए कि मान लो आपको कोई कहे कि बुखार और मलेरिया में क्या फ़र्क है, तो हम बताते हैं कि भाई बुखार तो एक सिम्टम है, एक कारण है। बुखार एक सिम्टम है और वो उसका कारण क्या है, एक मलेरिया है। बुखार मलेरिया से भी हो सकता है, टीबी से भी हो सकता है, आपको टाइफाइड से भी हो सकता है, किसी भी कारण से बुखार हो सकता है। तो बुखार तो आपका एक सिम्टम हो गया और उसके कारण हो गया आपका वो बैक्टीरिया या वो वायरस। सेम इसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि अस्थमा तो एक सिम्टम है, अब उसका कारण एलर्जी है या क्या अदर कारण है वो आपको, तो एलर्जन तो एक कारण होता है और अस्थमा उसकी एक बीमारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% अस्थमा एलर्जी की वजह से हो सकता है। अमूमन 70 से 80% जो अस्थमा होता है वो एलर्जन की वजह से होता है। बाकी जो हम कहेंगे 20 से 30% अस्थमा है वो कई अन्य कारण, जिसमें मैंने कहा कि आपको किसी को एसिडिटी है जिसको जीआरडी कहते हैं उसकी वजह से हो सकता है, किसी को पोस्ट वायरल अस्थमा होता है यानी कि किसी को पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके बाद अस्थमा के सिम्टम आते हैं, किसी को कभी पहले बचपन में कोई ऐसी चीज़ फॉरेन बॉडी चली गई या ऐसे कुछ चलेगी उसकी वजह से उसको लंग्स में डैमेज होगा, उससे भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। तो अस्थमा होने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कॉमन जो कारण है वो एलर्जी है। तो एलर्जी की वजह से आपको अस्थमा होता है। सर, आपने एलर्जी के बारे में बताया कि एलर्जी अगर हो जाती है अस्थमा, उससे एलर्जी और अस्थमा के बारे में चर्चा की, दमा के बारे में भी बताया है। बहुत सारी आजकल स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो गई हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को, एलर्जी बहुत ज़्यादा है, अस्थमा बहुत ज़्यादा है, क्या कारण है इसका? देखिए, श्वास संबंधी बीमारियां ये एक बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारी बीमारियों को हम इंक्लूड करते हैं। और अभी आपने पहले तो हम 2-3 बीमारियों को जानते थे आमतौर पर कि इसको दमा हो गया या इसको टीबी हो गया या इसको कैंसर हो गया, इतना ही। लेकिन जो श्वास संबंधी बीमारियां बहुत सारे कारणों से हो सकती है, जिसमें कॉमन मैंने आपको बताया कि एक अस्थमा है, दूसरा दमा या सीओपीडी है, तीसरी बीमारी जिसको हम कहते हैं कि जो अपने भारत में बहुत कॉमन है, टीबी की वजह से भी सांस की तकलीफ होती है, जैसे उसमें पानी भर जाता है फेफड़ों में, इसको प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। फेफड़े टीबी की वजह से गल जाते हैं तो भी सांस में तकलीफ होती है। जो पत्थरों में काम करते हैं, जो उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, उसमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है। एक अभी ILD बीमारी, इंटेस्टाइन लंग डिजीज़, जो अभी काफ़ी तेज़ी से इनका प्रभाव आया है, इसकी काफ़ी मरीज़ अभी को देखने को मिल रहे हैं। ILD एक अलग बीमारी है। ILD में क्या होता है कि फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं। जो फेफड़े हमारे रबड़ के होते हैं, जो खुलते हैं, हम श्वास के साथ खुल जाते हैं और फिर बंद होते हैं, हम श्वास लेते हैं तब। लेकिन ILD में क्या होता है कि फेफड़े टाइट हो जाता है, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो हम बैठे बैठे तो सांस ले पाते हैं, लेकिन जैसे हम चलते हैं हमें सांस की ज़रूरत होती है तो फेफड़े खुलते नहीं और हमें सांस बढ़ने लग जाता है। इसको ILD कहते हैं। और ILD में भी हम 3-4 तरह की वैरायटी है। एक होता है
हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। आपने देखा होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा कि एक कबूतरों की बीट होती है या पैरट इनकी बीट होती है, उसकी वजह से अगर मरीज़ एलर्जिक है तो उनके फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। तो उसको बोलते हैं कबूतरों की बीट से होने वाली बीमारी या पैरट की बीट से या कई बार फंगस की वजह से भी वो बीमारी होती है, इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, वो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। सार्कोइडोसिस वो भी एक ILD का पार्ट है। इसके अलावा जिनको गठियावाई होती है या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, उसकी वजह से भी फेफड़े सिकुड़ने शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम कोलेजन वास्कुलर डिजीज रिलेटेड ILD। एक होता है इसमें कोई कारण नहीं है, बस फेफड़ा सिकुड़ना शुरू कर दिया और वो अमूमन 40 या 50 साल की उम्र के बाद एकदम से मरीज़ को ऐसा सिम्टम आता है कि उसको सांस नहीं ले जा रहा और फेफड़ों की साइज़ छोटी हो गई, उसको हम बोलते हैं IPF, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इस तरह ILD के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि बीमारी होती है, फेफड़े सिकुड़ते हैं। लंग कैंसर है, स्मोकिंग करते हैं जिनको पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं या केमिकल्स में, तो उनको लंग कैंसर हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको सांस में तकलीफ हो सकती है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो मोटे लोग होते हैं उनको रात को खर्राटे आते हैं और दिन में उनको सांस में तकलीफ होती है क्योंकि रात को उनको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता है, उनका जो टंग है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, उसकी वजह से सांस का पाइप रुक जाता है और उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ये भी एक बहुत ख़राब बीमारी, क्योंकि कई बार चलाते समय गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपको एकदम नींद आ जाती है, झपकी आती है और कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है जो बड़े मोटे लोग होते हैं जिनकी गर्दन की साइज़ छोटी होती है, उनको रात को खर्राटे आते हैं और दिन में बैठे बैठे झपकी लेते हैं, तो वो भी एक रेस्पिरेटरी बीमारी है, उसका भी इलाज तुरंत करना चाहिए। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो ये तमाम बीमारियाँ श्वास संबंधित होती है। तो इनको एक बार प्रॉपर जो हमारा चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनसे डायग्नोस करना चाहिए कि हमें श्वास जो हो रहा है वो क्या अस्थमा है या दमा है या ILD है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या और कोई बीमारी तो नहीं है, ताकि हम उसका प्रॉपर इलाज कर सकें। सर, ये जो भी आपने बीमारियां श्वास संबंधी बताई हैं, ILD बताई है या दमा, अस्थमा, ये सब, खान पान किस तरह से हमें इसमें नियंत्रित रखना होता है? हर चीज़ का आपने देखा होगा कि बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप हर चीज़ से लड़ सकते हो, हर चीज़ को आप भगा सकते हो, आपकी बॉडी हमेशा ठीक रहेगी। और इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो है आपका मेंटल स्ट्रेस, यानी मेंटली आप ठीक रहनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो और खाना अच्छा होना चाहिए। खाना अच्छा किसको कहते हैं? वो एक बैलेंस डाइट होती है, यानी कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस लोगे तो वो आपको नुकसान करेगी। तो जब भी आप खाना लें उसमें तीनों चीज़ अच्छे होने चाहिए, साथ में मिनरल्स जिसको हम कहते हैं खनिज, वो ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को जिंक है, कैल्शियम है, लेड है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो जब भी खाना लें, जो भी खाना खाते हैं वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जैसे आप तेल का या घी का ज़्यादा उपयोग करोगे तो फैट की दिक्कत हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा ऑयली खाएंगे तो हमारा बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। फ्रूट्स हमें डाइट में डेली लेना चाहिए। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मिनरल्स और केमिकल्स होते हैं जिसको एलिमेंट्स कहते हैं, वो अच्छी मात्रा में होते हैं। लेकिन फ्रूट्स में भी ये ध्यान रखिए कि हमेशा बदलता हुआ चाहिए, एक जैसा फ्रूट्स नहीं खाना है। तो फ्रूट्स हैं, प्रोटीन डाइट है, वो अच्छी मात्रा में हो तो हमारा बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें लड़ने की शक्ति मिलेगी। सर, एक लास्ट में जल्दी से मैसेज चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं जिनको श्वास संबंधी रोग है, या टिप्स आपसे कुछ लेना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, मैं श्वास रोग विशेषज्ञ हूँ और श्वास संबंधी बीमारियों के लिए मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहला तो अगर आपको श्वास संबंधी कोई भी बीमारी है तो आप अंदाजे से दवा न लें और उसका इलाज एक प्रॉपर तरीके से कराएं। पहले हमारा डायग्नोसिस बनाएं कि हमें बीमारी क्या है और उसका कितना इलाज चलेगा, उसको पूरा करें। इलाज को बीच में नहीं छोड़े तो आपकी बीमारी कंट्रोल भी होगी और आपकी बॉडी हमेशा ठीक रहेगी और आगे आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, श्वास संबंधी बीमारी में मरीज़ को जो बुढ़ापा आता है तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। शुरू में तो उसको तकलीफ कम होती है लेकिन बाद में बहुत होती है। तो आपका अगर श्वास संबंधी बीमारी है तो उसका जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर हो और उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। दूसरा, मैं खान पान का जो भाई बात कर रहा था कि वो खान पान हमें हमेशा अच्छा रखना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, मिनरल्स ज़रूर होना चाहिए हमारी डाइट में। बाहर का खाना कम से कम खाएं। फ्रिजरेटर आइटम को बिल्कुल अवॉइड करें, उसको यूज़ ना करें क्योंकि उससे जो रिएक्शन होता है एलर्जी, वो बहुत ही खतरनाक होती है और वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम करता है। तो ये 2 संदेश मैं आपको देना चाहूँगा आज के इस शो में। थैंक यू सो मच सर, इस स्टूडियो में आने के लिए और इस जानकारी के लिए। थैंक यू। तो श्वास संबंधी रोग अगर आपको भी है तो आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। घरेलू उपचार करें, लेकिन जरूरी ये है कि डॉक्टर से परामर्श लेके उसका ट्रीटमेंट सही समय पर करवाएं, वरना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और दूसरा, अपनी डाइट को बैलेंस्ड जरूर रखें। आज के लिए हमारे शो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।